हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो इस वीडियो के अंदर मैं CMA फाउंडेशन का जो अब तक हमने चैप्टर 1.3 स्टार्ट किया था, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, वो आगे कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं उस चैप्टर के अंदर। ऑलरेडी चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर अब हम नॉर्मली जो हमारा दो चीज की जो थ्योरी रीड करना, बुक के अंदर की जो मॉड्यूल की थ्योरी रीड करना बाकी थी, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सारी हो चुकी थी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वीडियो चालू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, प्लीज डू कंसिडर दैट अगर आपको वीडियोस ये हेल्पफुल रह रहे हैं तो आपके अपने दोस्त जो CMA फाउंडेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं फॉर जून 2024, प्लीज ये वीडियो उनको रिकमेंड कीजिए। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चारों के चारों सब्जेक्ट का आप इजीली पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था ये चैप्टर के अंदर? दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। दो टाइप के ट्रांजेक्शन के बाद वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो वो एक्सपेंडिचर होता है या तो रिसीट होता है। तो एक्सपेंडिचर होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसीट होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है। उसके बाद प्रॉफिट भी हो सकता है, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, हमारी थियरी जो रीड करना बाकी था वो था कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट से। ठीक है, वहां से हमारी थियरी रीड करना बाकी थी। कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट के बारे में थोड़ा फटाफट से बता दूं तो ये चीज थी कि कोई भी रिसीट, कोई भी टाइप की आपको पैसा मिल रहा है, अगर वो पैसा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए मिल रहा है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट। ठीक है, और अगर कोई आपका डे टू डे इनकम हो रही है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं जो आपका नॉर्मल इनकम बढ़ा रहा है, तो इन दैट सिनेरियो वो आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। अगर आपको उस चीज के बारे में थरोली एंट्री और थरोली समझना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो और कैसे समझा है, तो प्लीज रिफर सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप कंसिडर कर सकते हो यही सीरीज का। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, थियरी पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, क्या समझाया है उन्होंने। अ रिसीट ऑफ मनी मे बी ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर, कैपिटल या रेवेन्यू हो सकती है। अ क्लियर डिस्टिंक्शन देयरफॉर शुड बी मेड between capital receipt and revenue receipt in order to determine the correct result of organization performance of the entity। बहुत ऑब्वियस है, डिस्टिंक्शन करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? कैपिटल रिसीट हमेशा लायबिलिटी साइड पे जाएगी। ध्यान से समझ लेना मैं जो बोल रहा हूँ। कैपिटल रिसीट जो होगी वो लॉन्ग टर्म रिसीट होगी, तो वो हमेशा आपकी लायबिलिटी साइड पे जाती है नॉर्मली। एंड रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो नॉर्मली आपकी इनकम होती है, वो आपका PNL अकाउंट में जाती है, वो PNL अकाउंट में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे। कैपिटल रिसीट refers to the receipts which are obtained by entity from operation other than regular operation of the entity। कैपिटल रिसीट रेगुलर नहीं होती है नॉर्मली, वो तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं और कैपिटल ट्रांजेक्शन होता है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, जो रेगुलर नहीं होते। ठीक है, तो नॉर्मली रेगुलर इनकम जो ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन की वजह से जो रिसीट होती है, जो इनकम होती है सेल, तो वो सारी रिसीट रेवेन्यू रिसीट में आती है। ठीक है, कैपिटल रिसीट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट, ये आपको MCQ में आता है कि कैपिटल रिसीट जो होती है वो प्रॉफिट के ऊपर कभी भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती। MCQ में आता है, या तो लॉस के ऊपर भी कोई भी इंपैक्ट नहीं करती। ठीक है, इनकर ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल रिसीट टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, या तो कैपिटल रिसीट ये कर सकती है या ये कर सकती है। ठीक है, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। क्या हो सकता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस का ओनर एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो क्या हो सकती है? कैपिटल रिसीट हो जाएगी, लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे, कैपिटल में इंट्रोडक्शन लिख देंगे। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। कोई लॉन्ग टर्म एसेट हमारे पास पड़ी है, उसका सेल कर देंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो कैपिटल में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब वापस हमारे पास पैसे कैश बढ़ जाएगा, तो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही चीज हो जाएगी। दो तरीके से कैपिटल रिसीट हो सकती है जो उन्होंने बता दी। रिसीट, फिर उसके बाद पढ़ते हैं, रिसीट ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसीव व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय एंटिटी फ्रॉम रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से कोई भी रिसीट हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसीट है। रिसीट ऑफ मनी इन रेवेन्यू नेचर इंक्रीजेस द प्रॉफिट और डिक्रीजेस द लॉस। प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, लॉस डिक्रीज करेगी। कैपिटल नेचर में ऐसा नहीं होता, लेकिन रेवेन्यू रिसीट की वजह से प्रॉफिट या लॉस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस, एंड मस्ट बी अगेंस्ट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू एसरटेन द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। रेवेन्यू रिसीट आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सामने मैच करना पड़ता है टू एसरटेन द प्रॉफिट ऑफ दैट करंट पीरियड, ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सामने रेवेन्यू रिसीट को मैच करना पड़ता है, तभी जाके आप कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर ऑन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट।
क्रेडिट सेल भी आप लिखते हो पीएनएल में, क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर की रेगुलर इनकम है। ठीक है, फीस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, कोई सर्विस आपने दी उसकी वजह से जो फी मिलती है वो भी लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला आपके इनकम है जो रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है। अकाउंटिंग रिसीट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? देखो, नॉर्मली कैपिटल रिसीट आर credited to the respecting account of capital nature and get reflected in balance sheet। कैपिटल रिसीट होती है नॉर्मली जो कैपिटल रिसीट होती है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में, कैपिटल नेचर के रिस्पेक्टिव अकाउंट में चली जाती है और बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल रिसीट जो होती है ना वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है? बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है। नॉर्मली आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा करे कि कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, तो वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है, यही आपको लिखना है, यही आएगा नॉर्मली। और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट करता है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड रिसीट आर रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम एंड रिफ्लेक्टेड इन इनकम स्टेटमेंट, वो इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में एंड रेवेन्यू नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन इनकम स्टेटमेंट में। ये भी मैंने समझाया हुआ था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। सिर्फ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, फटाफट से कर लेते। देखो, कैपिटल रिसीट क्या है? रिसीट दैट आर अदर देन रेवेन्यू ऑपरेशन। अदर देन रेवेन्यू ऑपरेशन मतलब क्या? कि रेवेन्यू रेगुलर नहीं होता, कैपिटल रिसीट रेगुलरली नहीं होता। ये डे टू डे ऑपरेशन की वजह से जो रिसीट होती है वो रेवेन्यू रिसीट होती है, रेगुलरली हो जाती है। नॉन रिकरिंग, ऑलरेडी पता है कि कैपिटल ट्रांजेक्शन होता है, कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग होती है, रेगुलर नहीं होती, ये रिकरिंग होती है, टाइम टू टाइम होती रहती है। फिर रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड इनकम, कैपिटल रिसीट कभी भी इनकम की तरह रिकॉग्नाइज नहीं होती, लेकिन रेवेन्यू रिसीट हमेशा इनकम की तरह रिकॉग्नाइज होती है और इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट की जाती है। रेवेन्यू रिसीट हमेशा इनकम स्टेटमेंट में मतलब पीएनएल अकाउंट में रिफ्लेक्ट की जाती है, पीएनएल अकाउंट में रिफ्लेक्ट की जाती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, इट डज नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ एन एंटिटी, कैपिटल रिसीट की वजह से ऑपरेटिंग रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता, मतलब प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट की वजह से प्रॉफिट इंपैक्ट होता है। कैपिटल रिसीट की वजह से लायबिलिटी क्रिएट होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू रिसीट की वजह से कोई भी लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं होती। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट की वजह से कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती ही नहीं है। ओके, डन। अब आते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। कैपिटल प्रॉफिट मतलब सिंपल सिंपल बोलूं कि कैपिटल एसेट कोई है आपके पास, उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा आपको जो पैसे मिल रहे हैं ना, रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू जो भी है आपके बैलेंस शीट में अंदर, उससे ज्यादा आपको जितना पैसे मिल रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप कोई कैपिटल इशू करते हो, शेयर कैपिटल इशू करते हो, तो शेयर कैपिटल इशू करने के टाइम के ऊपर आपको जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मिलता है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटल इशू कर रहे हो उसके टाइम पे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, फिर उसके बाद आप डिबेंचर रिडीम करते हो, तो डिबेंचर रिडीम करते टाइम के ऊपर आपको जो एडवा एक्स्ट्रा पैसे प्रीमियम पे रिडीम करते हो तो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो ना उसको क्या माना जाता है? डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। और वो जो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो ना उसको बोला जाता है कैपिटल लॉसेस। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं, वो भी मैंने अच्छे से समझा हुआ था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो हम सिर्फ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं थ्योरीज को और उसके बाद एमसीक्यू के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? While ascertaining the operating performance of the entity for a particular period, a proper distinction is to be made between capital and revenue profit. Distinction make करना जरूरी है। If a profit arises out of ordinary nature, ordinary nature की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दैट सिनारियो उसको माना जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन दैट सिनारियो उसको माना जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। डे टू डे बिजनेस में जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसको माना जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। नॉर्मल सेल हुआ तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो उसको बोला जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद बट व्हेन अ प्रॉफिट अराइजेस आउट ऑफ नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो हर बारी हर साल नहीं होते, हर रोज नहीं होते। मतलब एक असेट हमारे पास पड़ी हुई है, अगर सॉरी एक असेट हमारे पास पड़ी हुई है तो हर साल हम असेट को बेचेंगे नहीं। इस साल वो बिगड़ गई है, इस साल हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है तो बेच देंगे, या हर साल थोड़ी बेचने जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई असेट पड़ी हुई है जो हम बेच रहे हैं, जो हर साल एक्टिविटी नहीं करने वाले हम, तो ऐसी असेट की वजह से कोई फायदा हो रहा है तो फिर उसको क्या मानेंगे? कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे। तो वही चीज लिखी है, बट व्हेन अ प्रॉफिट अराइजेस आउट ऑफ नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन इट इज टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन की वजह से कोई भी प्रॉफिट हो रहा है उसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। जनरली कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस आउट ऑफ सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, नॉर्मली सेल ऑफ असेट्स की वजह से कैपिटल प्रॉफिट अराइज होता है। अदर देन इन्वेंटरी एट अ प्राइस इज मोर देन बुक वैल्यू, मैंने बताया था बुक वैल्यू से ज्यादा जितने भी रुपए आपको मिलते हैं कैपिटल असेट, असेट के ऊपर,
नॉर्मल इन्वेंटरी मतलब गुड्स, नॉर्मल गुड्स को आप बेचोगे वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, वो तो डे टू डे एक्टिविटी है। हाँ, उन्होंने वही चीज बोली है कि बुक वैल्यू से ज्यादा जितने रुपए में भी आप सेल करोगे उसको बोला जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, पर एसेट की बात होती है तो। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे बोला है कैपिटल प्रॉफिट्स अराइजेस आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स अदर देन इन्वेंटरी एट अ प्राइस मोर देन इट्स बुक वैल्यू और इन कनेक्शन विद रेजिंग ऑफ कैपिटल और एट द टाइम ऑफ परचेसिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले मतलब बिजनेस चालू करने से पहले कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। बिजनेस चालू हुआ, कमिंसमेंट हुआ, उससे पहले कोई प्रॉफिट हो चुका है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। प्रॉफिट मेड ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम कोई भी मिला तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, सिंपल एज दैट। Similarly, example of revenue profit include profit on sale of goods और प्रोवाइडिंग सर्विस। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो करते हो ना उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। गुड सेल किया, सर्विसेज रेंडर की, उसकी वजह से प्रॉफिट होता है तो वो हो जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मली कैपिटल प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में, ये नोट्स में मैंने लिखवाया था। वाइल रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर्स और क्रेडिटेड टू रेवेन्यूज फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी होता है ना वो कहां पे चला जाता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम ओनर्स को, या तो फिर उसको रिजर्व में रखते हैं, जनरल रिजर्व में रखते हैं फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। ये दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कैपिटल या तो रेवेन्यू लॉस, उससे पूरा उल्टा। ठीक है, इसका डिस्टिंक्शन करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू लॉसेस अराइजेस फ्रॉम नॉर्मल कोर्स, देखो यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट, नॉर्मल कोर्स की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू लॉस। लेकिन एसेट्स की वजह से एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, नॉर्मली एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, एसेट बेचने से जो लॉस हो रहा है वैसे वाले खर्चे जो होते हैं उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू लॉसेस अराइजेस फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस by selling merchandise at a price less than its purchase price or cost of goods sold or where there is a decline in the current value of inventory etc। मतलब नॉर्मल आपका पीएनएल का जो नेट लॉस होता है या ग्रॉस लॉस होता है वो क्या है? रेवेन्यू लॉस है। आप नॉर्मली क्यों लॉस होता है वो? क्योंकि आपका कॉस्ट है सपोज 100 रुपए लेकिन आप बेचते हो 90 रुपए में, तो आपको इनकम नहीं, लॉस ही होगा। तो वो जो नॉर्मल लॉस है ना वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपको लॉस हो रहा है वो आपको क्या कंसिडर करना है? उसको बोलते हैं रेवेन्यू लॉस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू लॉस। नॉर्मल डे टू डे आपका बिजनेस है उसकी वजह से जो आपको लॉस हो रहा है उसको बोलेंगे रेवेन्यू लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एग्जांपल्स। इंक्लूड, एग्जांपल क्या है? इंक्लूड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड बैड डेट। देख लो, ये नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सिंपल बोलूं तो जो ट्रेडिंग में और पीएनएल में जो खर्चे आप लिखते हो वो क्या है? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। आप डिस्काउंट जो कस्टमर को जो भी डिस्काउंट देते हो कहाँ पे लिखते हो? पीएनएल की डेबिट पे। रेगुलर खर्चा, जो भी रेगुलर खर्चे वो रेवेन्यू में लिख दो, सिंपल एज दैट। बैड डेट नॉर्मली होती रहती है, बैड डेट लॉस जो भी होता है वो रेवेन्यू, नॉर्मली हर साल थोड़ा थोड़ा बैड डेट लॉस तो होता ही है ना, बैड डेट होता ही है, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो पीएनएल में हम लिखते हैं। डन। फिर आता है कैपिटल लॉस। ऑन अदर हैंड refers to loss which does not arise to entity in a regular course of its business operation। जो रेगुलरली लॉस नहीं होता है, ऐसे लॉस जो रेगुलरली नहीं होते हैं उसको हम मानेंगे कैपिटल लॉस। ठीक है, कैपिटल लॉसेस में रिजल्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स की वजह से होते हैं। अदर देन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की वजह से जो लॉस होता है ना उसको बोलते हैं रेवेन्यू लॉस। सेल ऑफ असेट्स की वजह से जो, अब सेल ऑफ असेट्स है, आपकी बुक वैल्यू है, सपोज आपको बता दूं, सपोज आपकी बुक वैल्यू है 10,000 रुपए, मान लेते हैं 10,000 रुपए आपकी बुक वैल्यू है। ठीक है, एंड आपने बुक वैल्यू है मतलब क्या? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये 10,000 बचा, और आपकी सेल वैल्यू है, आपने सेल किया सपोज ये 8,000 रुपए में, सेल किया सपोज 8,000 रुपए में, तो 10,000 के सामने आपको 8,000 ही मिला, तो 2,000 जो है वो क्या है? कैपिटल लॉस है आपका। तो जो 2,000 का दो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस, इसको बोलेंगे कैपिटल लॉस। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कैपिटल लॉस में रिजल्ट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन इन्वेंटरी फॉर लेस देन रिटर्न डाउन वैल्यू और डिम्यूनिशन और एलिमिनेशन ऑफ असेट्स अदर देन एज रिजल्ट ऑफ यूज और सेल और फ्लड और फायर। फ्लड फायर ये सारी चीज की वजह से जो अपना डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एसेट चली जाती है, और उसके सामने जो हमें लॉस होता है वो सारे खर्चे कैपिटल लॉस में आ जाते हैं। और इन कनेक्शन ऑफ रेजिंग कैपिटल ऑफ बिजनेस, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, हालांकि अब तो नहीं होता है, आप शेयर इशू करते हो, डिस्काउंट पे इशू करते हो तो वो भी कैपिटल लॉस में आ जाता है। और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर कंसिडरेशन मोर देन इट बुक वैल्यू, मतलब कई बार डिबेंचर आप रिडीम करते हो, तो डिबेंचर रिडीम करते हो तो वो प्रीमियम पे रिडीम करेगा तो वो भी क्या आ जाएगा? कैपिटल लॉस में आ जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस आर सेम एज दैट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट।
कैपिटल प्रॉफिट की जो ट्रीटमेंट होती है वही कैपिटल लॉस की ट्रीटमेंट होती है। कैपिटल लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जनरली अपीयर इन द इनकम टैक्स स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है। नॉर्मली देखो, आप फिक्स्ड एसेट सेल करते हो, उसके ऊपर जो लॉस होता है वो कहाँ पे लिखते हो? पीएनएल के डेबिट पे लिख देते हो ना, कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कहाँ पे लिखते हो? पीएनएल में। तो जनरली वो लॉस कहाँ पे होता है? पीएनएल में लिख देते हो। बट अदर कैपिटल लॉसेज आर एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व ऑफ कैपिटल इन नेचर। नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, और उसके सामने कैपिटल लॉसेस जो होता है ना वो एडजस्ट होता है। एडजस्ट होता है मतलब क्या? सपोज एक साल आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में आप पैसे डाल देते हो। कैपिटल रिजर्व में आप पैसे डाल देते हो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो क्या करते हो? तो आप कैपिटल रिजर्व में पैसे डाल देते हो। अगर वो कैपिटल रिजर्व में 10,000 रुपए पड़े हैं, ऐसा मान लेते हैं कि कैपिटल रिजर्व में 10,000 रुपए पड़े हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि 10,000 रुपए है। अब दूसरे साल, इन नेक्स्ट ईयर तो अपकमिंग ईयर में आपको कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है, अदर देन फिक्स्ड एसेट्स, अदर देन फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर आपको 2,000 का लॉस हुआ। तो आप क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व जो 10,000 है ना, उसमें से 2,000 आप माइनस कर दोगे और कैपिटल रिजर्व लिख दोगे कि भाई 8,000 का कैपिटल रिजर्व है। ऐसा आप करते हो। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट बोलते हैं। डन। रेवेन्यू लॉसेज हैज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। देखो, रेवेन्यू लॉसेज होती है ना, वो सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट पे या तो इनकम स्टेटमेंट में चली जाती है, उसके सामने कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज इट। ये आपका चैप्टर था। आई होप सो ये चैप्टर आपको थ्योरेटिकली समझ आ चुका है। अब एमसीक्यू पे फटाफट से मूव करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, चलो जल्दी से। चलो, जस्ट अ सेकेंड। हो गया। चलो, 10th नंबर का एमसीक्यू आपकी बुक में, आपकी बुक का पेज नंबर है 124। हालांकि आपको तो पीडीएफ यहाँ पे दिख ही रहा है। 10th नंबर के एमसीक्यू से कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के एमसीक्यू है। उसके ऊपर वाले जो एमसीक्यू थे 1.1 एंड 1.2 में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो 10th नंबर का एमसीक्यू है, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन। कैपिटल कब हो सकता है वो उन्होंने बोला है, ठीक है। तो एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, कब? द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट, इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आ गया। यही पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि भाई यही होगा। कैपिटल नेचर कब होता है? जब वो फिक्स्ड एसेट्स की क्वांटिटी बढ़ा देता है, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आप करते हो और उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो आंसर तो यही होना चाहिए। आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट ऑन लोन तो रेगुलरली आप पे करते हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एंड इट मेंटेन्स अ फिक्स्ड एसेट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो आप करते हो वो तो रेवेन्यू नेचर है। मतलब ये पहला, तीसरा और चौथा जो है वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे है, रेगुलर वाले खर्चे। सेकंड वाला कैपिटल नेचर का खर्चा है। अगर अच्छे से थियोरी पढ़िए तो आराम से आ ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन। ऑलरेडी पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी हमने पढ़ा भाई, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, सिंपल एज दैट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का कौन सा ट्रांजेक्शन है? पढ़ लेते हैं, देखो। परचेज ऑफ ट्रक, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड ऑफ ट्रक। देखो भाई, अब आप नॉर्मली सोचोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल इन नेचर। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन कब होता है? ऐसा ट्रांजेक्शन जो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देता है। ऐसा ट्रांजेक्शन जो मोर देन 1 ईयर आपको क्या करता है? बेनिफिट देता है। तो अगर आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है तो पहले सोच रहे, सपोज सपोज आपको नहीं आता, सपोज आप सोच रहे हो कि सर मुझे ये ट्रांजेक्शन नहीं समझ आ रहा है, तो कैसे सोचा जाता है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ। कैसे सोचा जाता है वो मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ कि आपको ट्रांजेक्शन किस तरह से सोचना है। तो अब सपोज आपको मैं बोलूं परचेज ऑफ ट्रक। नॉर्मली आप सोचोगे सर परचेज ऑफ ट्रक किया तो ट्रक जो मैं परचेस करूंगा वो मोर देन 1 ईयर मुझे बेनिफिट देगा, ठीक है। हाँ जी, मोर देन 1 ईयर मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो जाएगा। तो ये तो कैपिटल ट्रांजेक्शन है, हाँ मान लिया, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट। क्यों मैं सेकंड पढ़ रहा हूँ? क्योंकि नीचे उन्होंने ऑल ऑफ द अबोव भी बोला है, तो या तो तीनों के तीनों हो सकते हैं। अब सेकंड पढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक का मतलब क्या है? कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या है? वो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक। एक ट्रक के सामने दूसरा ट्रक में ले रहा हूँ, क्या कैपिटल ट्रांजेक्शन है वो? आई वुड से नो, ठीक है। रिप्लेस कर रहा हूँ मतलब तो क्या, एक ट्रक को मैं दूसरे ट्रक के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ,
तो एक नो डाउट वो कैपिटल ट्रांजेक्शन हो सकता है, पर आई डोंट थिंक सो कि वो कैपिटल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्यों? रिप्लेसमेंट कर दिया तो वो तो मैंने निकाल दिया और उसकी जगह पे दूसरा डाल दिया, तो इट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है ट्रक का, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, वो तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कौन सा खर्चा आएगा? परचेज ऑफ ट्रक जो है, परचेज ऑफ ट्रक जो है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 5,000 incurred फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम। देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, कंप्यूटर परचेस करते हो तो बैलेंस शीट में लिखते हो। नॉर्मली आप क्या करते हो, कंप्यूटर परचेस करते हो तो बैलेंस शीट में कंप्यूटर का खर्चा लिखते हो। अब आप सोचो कि कंप्यूटर के अंदर आपने एक रैम इंक्रीज करवाई, तो रैम इंक्रीज करवाते हो तो वो जो खर्चा है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा ना आपको। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, रैम इंक्रीज करवाई मतलब उसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो अच्छे से चलना चालू हो जाएगा और वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो अगर कोई खर्चा ऐसा है जो एसेट के ऊपर आप खर्चा करते हो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, तो वो खर्चा आप कैपिटल में ऐड कर दे दो, मतलब कंप्यूटर में ऐड कर दोगे। तो इसी वजह से ये खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें गलती मत करना कि एक इंस्टॉलेशन ही तो करवाया है तो वो रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं, नहीं। ये 128 की रैम रैम करवाई तो वो कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो कंप्यूटर अब आपको अच्छे से काम देगा, तो वो कंप्यूटर की वजह से आप अच्छा काम लोगे, तो इसी वजह से इसको क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा माना जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको लिखना है, लिखना है और लिखना ही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडर करना जरूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला एंट्रेंस फी ऑफ 20,000 रिसीव्ड बाय क्लब इज। देखो भाई, एंट्रेंस फी है। एंट्रेंस फी नॉर्मली आप सोचो, नॉर्मली अगर मैं एंट्रेंस फी बोलूंगा ना तो नॉर्मली एक क्लब है, क्लब एंट्रेंस फी रिसीव करती है, तो इट इज एक बार एंट्रेंस फी होती है ना, नॉर्मली एक बार ही होती है ये। हालांकि ये आपका एनपीओ का सम है, नॉर्मली इट इज रिलेटेड विद एनपीओ, ये एनपीओ के साथ आता है। एनपीओ इन द सेंस कि आप फाइनल अकाउंट्स जो आप करते हो ना, फाइनल अकाउंट्स में एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स जब आप करोगे ना, तब आपको ये सारी चीज और अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसमें क्या होता है। तो देखो एंट्रेंस फी जो होती है ना, नॉर्मली एंट्रेंस फी के लिए उन्होंने रूल बताया हुआ है कि एंट्रेंस फी अगर नॉर्मल है, मतलब रेगुलरली आप एंट्रेंस फी देते हो, मतलब आप पार्क है आपका, सपोज मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। अगर पार्क है, पार्क जू, पार्क ऐसी चीज में जाते हो, तो उसके अंदर आप एंटर करोगे तो एक दिन के लिए एंट्री फी होती है। जैसे एक दिन खत्म आपका मतलब अथॉरिटी, मतलब आपका राइट खत्म कि आप अंदर घूम नहीं सकते फिर, ठीक है, तो वो रेवेन्यू नेचर में आ जाएगा, तो रेगुलर हो जाएगा। लेकिन क्लब में एंट्रेंस फी जो होती है ना, क्लब के अंदर एंट्रेंस फी वो रेगुलर नहीं होती, एक ही बार एंट्री एंट्रेंस फी एक ही बार होती है। फिर उसके बाद क्लब में आप क्या करते हो, मेंबर रहते हो। ठीक है, मेंबर रहते हो, तो इसी वजह से वो कैपिटल रिसीट में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली। पर नॉर्मली वो देखो यहाँ पे डिस्प्यूट चलते हैं कि एंट्रेंस फी आपको अगर रेगुलर नेचर का है, अगर क्लब के अंदर ऐसा हो, क्लब ऐसा है, ये टोटली डिपेंडेड ऑन क्लब, अभी भी बोल रहा हूँ, इट इज टोटली डिपेंडेड ऑन क्लब कि आपका क्लब किस टाइप की सर्विस देता है। अगर आपका क्लब है, ऐसा क्लब है वो कि एक दिन सर्विस देता है, एक दिन के बाद अगर आपको एंट्री लेनी है तो दूसरी बार आपको टिकट लेनी पड़ेगी, तो इन दैट सिनारियो वो रेगुलर नेचर हो जाएगा, तो वो रेवेन्यू रिसीट में चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, इसी वजह से मैं किस में लिख देता हूँ, इसको कैपिटल रिसीट में लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी बुक जो है वो कैपिटल रिसीट इसको कंसिडर कर रही है। ठीक है, लेकिन वंस अगेन मैंने आपको दोनों रीजन आपको बता दिए हैं। हम यहाँ पे कैपिटल रिसीट लिखेंगे क्यों? क्योंकि हमारी बुक जो है वो कैपिटल रिसीट इसको कंसिडर कर रही है। डन। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी, आपने किसी क्लब में फी पे की, वो लाइफ टाइम आपको बेनिफिट देगी, कैपिटल रिसीट। मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगी, सीधा कैपिटल रिसीट मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीट मानेंगे। यहाँ पे कैपिटल रिसीट लिखा ही नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट लिखा ही नहीं है, इसी वजह से, सॉरी, कैपिटल रिसीट लिखा है तो कैपिटल रिसीट ही आएगा, पहले से ही बोल दिया मैंने। अगर यहाँ पे गलती से वो लोग नन ऑफ दी अबव भी लिखेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल रिसीट ही है, मिला आपको तो वो कैपिटल लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट मिलने वाला। फिर उसके बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया रीसेल पर्पस के लिए तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी कोई भी गुड्स आप परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इट, तो वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डे टू डे एक्सपेंडिचर रेगुलर एक्सपेंडिचर में वो आ जाएगा। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी फॉर रॉ मटेरियल परचेज, अगर आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया उसके ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की। रॉ मटेरियल को परचेस करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो अगर आपने प्रोडक्शन किया, इन दैट सिनारियो प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब वो आपका डे टू डे बिजनेस है,
तो अगर आप डे टू डे बिजनेस करने के लिए कोई भी आप खर्चा करते हो तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, सिंपल एज दैट। तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमने सम किया था, तब भी मैंने बताया था कि अगर रॉ मटेरियल के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो कोई इंपोर्ट ड्यूटी को रेवेन्यू, लेकिन कोई एसेट परचेस कर रहे हो उसके ऊपर आप इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला रिसीव्ड फ्रॉम सोलोमन एंड कंपनी एन इनवॉइस ऑफ 1500 फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री वॉल। रिपेयर, फैक्ट्री वॉल रिपेयर करने का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये चीज। ठीक है। कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। कंपेंसेशन रिसीव्ड, देखो कंपेंसेशन रिसीव करते हो ना आप, आपकी एक लैंड है, आपके बैलेंस शीट में कोई लैंड पड़ी है, वो कंपलसरी गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार आपको ब्रिजेस बनाने होते हैं, हाईवे बनाने होते हैं या फ्लाईओवर बनाने होते हैं, कोई भी पर्पस के लिए गवर्नमेंट को जगह चाहिए तो वो कंपलसरीली आपकी जगह ले लेते हैं। तो आपकी लैंड उन्होंने कंपलसरी ले ली, उसके बदले में आपको कुछ पैसे दिए, तो वो क्या माना जाता है, कैपिटल रिसीट माना जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड है, कैपिटल एसेट ले ली, उसके बदले में कुछ भी पैसे मिल रहे तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसीट माना जाएगा। यहाँ पे लिखा है कैपिटल रिसीट, कहीं पे भी कैपिटल रिसीट लिखा नहीं है, इसी वजह से नन ऑफ द अबोव आएगा। इसी वजह से क्या आएगा, नन ऑफ द अबोव, इसको बोला जाएगा कैपिटल रिसीट, इसको क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसीट। डन। 20 पे आते हैं। ऑल रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल एज दैट। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट एंड लॉस जो भी है, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ पे लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में लिखे जाते हैं। बैलेंस शीट में कौन सी लिखी जाती है, कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी रेवेन्यू रिसीट। बैड डेट रिकवर आप करते हो, बैड डेट रिकवर, बैड डेट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बैड डेट रिकवर होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। सिंपल, पैसे मिले ना आपको, इसी वजह से इसको क्या माना जाएगा, रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा। डन। चलो इसके बाद आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीन डैमेज कंप्लीटली बाय फायर। आप सोचो, आपको नॉर्मली आपको खर्चा हुआ, कोई मशीनरी थी आपकी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपका जो लॉस हुआ उसके सामने तो कोई एसेट गई ना, कैपिटल एसेट थी वो मशीनरी, क्या थी, कैपिटल एसेट थी। तो कैपिटल एसेट की जाने की वजह से उसके सामने इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा देगी तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगा। सिंपल एज इट। रेवेन्यू नेचर कैसे होगा, डे टू डे होता है क्या, इंश्योरेंस कंपनी डे टू डे आपको पैसे देती है क्या, रेगुलरली पैसे देती है, नहीं देती ना। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट माना जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जरूरी है, ये करना भी जरूरी है। ओके। फिर आते हैं अमाउंट 5000 स्पेंट ऑन लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फैक्ट्री साइट बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज। देखो ये नॉर्मल खर्चा है, आप फैक्ट्री की साइट है, ये नॉर्मल आपके बिजनेस की एसेट को बचाने का खर्चा है। आप ऐसा बोलोगे, देखो ये लॉयर को आपने पे किया, एक लैंड थी बिजनेस की, वो बिजनेस की लैंड थी, अब वो बिजनेस की लैंड को बचाने के लिए आपने लॉयर का खर्चा किया, तो वो रेगुलर नेचर का खर्चा है ना, कि भाई बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को बचाने के लिए आपने कोई खर्चा किया, तो रेवेन्यू नेचर का है। अब इसको ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये एसेट को बचाने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया था, तो हम लैंड की खर्चे में ऐड कर देंगे 5000 को, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉयर को आपने जो खर्चा पे किया, अब वो लॉयर ने जो सर्विस दी, वो सर्विस तो खत्म हो गई, उसकी वजह से क्या मुझे आगे बेनिफिट होने वाला है, प्रोडक्शन में कुछ नहीं होने वाला है। इसी वजह से ये जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। आप ऐसा गलती मत करना कि आप ये जो खर्चा हमने किया वो तो सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा ना, इसकी वजह से हमारी जो फैक्ट्री की जो एक साइट थी, जो मतलब इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ कि किसी ने किसी ने हमारे ऊपर क्लेम किया था कि ये जो फैक्ट्री की हमारी जगह है, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री साइट हमारी जो है प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, वो चोरी की है। तो उसको डिफेंड करने के लिए हमने लॉयर रखा था, तो वो लॉयर को हमने पैसे दिए कुछ, तो वो जो खर्चा है वो रेगुलर और नॉर्मल खर्चा है। ठीक है। उसको हम कैपिटल नेचर में नहीं मान सकते, उसको आप लिख भी सकते हो, तो कैसे, लैंड की वैल्यू में ऐड करके लिखोगे। अब आप सोचो कि ये लॉयर को जो आपने पे किया खर्चा, ठीक है, अगर आप ये अगर ये अगर अगर मानो या ना मानो, अगर जो रियलिटी आप सोचोगे, तो क्या होगा, अगर आप ये केस हार जाते तो आपको तो एसेट हटानी पड़ती अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तब ये खर्चा कहाँ पे लिखते आप, पीएनएल में लिखते। तो मतलब एसेट के साथ तो ये खर्चा है ही नहीं, ये लॉयर का जो खर्चा है वो एसेट के साथ रिलेटेड कभी था ही नहीं, एसेट की वजह से ये खर्चा हुआ ही नहीं है, ये तो होना ही था। अगर एसेट बचेगी तो भी होगा, अगर एसेट चली भी जाएगी तो भी ये लॉयर पैसा लेगा ही हमारे पास, इसी वजह से इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना पड़ेगा।
ठीक है, इफ इट इज रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर एसेट देन यू शुड एड इट टू दैट पर्टिकुलर एसेट। ओके, फिर 24, मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट परचेज करने के लिए हमने कोई डायरेक्टर को बाहर भेजा, तो कैपिटल असेट परचेज करने के लिए मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल असेट परचेज करा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए एक्चुअली आपने कोई स्पेंड किया है खर्चा, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। तो इतने हमारे जो एमसीक्यू थे वो आपकी बुक के अंदर जो एमसीक्यू थे वो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के रिलेटेड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, चलो जल्दी से ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स, एट्थ नंबर के ट्रू फॉल्स पे आते हैं। चलो, एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर व्हेन इट बेनिफिट्स द करंट पीरियड। हाँ, करंट पीरियड में बेनिफिट करता है वैसा एक्सपेंडिचर आपने किया है तो वो रेवेन्यू नेचर का ही है। इट इज दैट सिंपल, तो ये ट्रू है। यही डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इट इज ट्रू। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रू मैं लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, डन। फिर उसके बाद पेपर परचेस फॉर यूज एज स्टेशनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक स्टेशनरी के लिए आपने पेपर्स परचेस किए तो वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे? मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देने वाला है, आपने पेपर्स परचेस किए तो वो तो यूज हो जाएंगे, तो ये तो नॉर्मल खर्चा है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसको एसेट में लिखाना पड़ेगा, नहीं। तो ठीक है, इसी वजह से इसको फॉल्स लिख देते हैं। ये नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पेपर का खर्चा किया है, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फिर उसके बाद है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, नॉर्मल डे टू डे मशीनरी परचेस की तो नॉर्मली एसेट परचेस करोगे तो कैपिटल है, लेकिन ये मशीनरी का आपका बिजनेस है, सेल करने के लिए आपने परचेस किया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी वजह से इसको मैं ट्रू लिख दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ग्रेजुइटी एंड पेंशन पेड टू एम्प्लॉइज आफ्टर रिटायरमेंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं नहीं नहीं, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने ये जब आपको प्रीवियस वीडियो में जब आपको किया था तब भी मैंने बताया था, क्या था इसके अंदर की इंफॉर्मेशन ये थी कि ग्रेजुइटी एंड पेंशन आप एम्प्लॉइज को जो पे करते हो ना, इट इज कंसिडर्ड एज एज डे टू डे, मतलब ये रेगुलर खर्चे हैं। ये है ना कैपिटल, ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। नॉर्मली इसके लिए आप प्रोविजन हर साल करते रहते हो, हर साल करते रहते हो, इसी वजह से इसको क्या माना जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। हर साल कुछ ना कुछ प्रोविजन आप करते रहते हो, हर साल कोई ना कोई एम्प्लॉय चला जाएगा आपके बिजनेस के अंदर से, इसी वजह से ये रेगुलर काइंड ऑफ खर्चा है, इसी वजह से इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कभी भी नहीं मान सकते। अब बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर इज रेवेन्यू रिसीट, अभी हमने एमसीक्यू में ही किया तो ये ट्रू है। बैड डेट रिकवर आप करते हो, बैड डेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बैड डेट रिकवर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, कोई भी एसेट परचेस करोगे, एसेट परचेस करते हो उसके ऊपर कोई भी खर्चा करो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, रेवेन्यू नहीं माना जाता। इसी वजह से ये फॉल्स है। ट्रू क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। फिर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग डन एवरी 3 ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है ये। एवरी 3 ईयर आप खर्चा कर रहे हो, देखो नॉर्मली, देखो एज सच देखा जाए ना, करंटली देखा जाए तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जस्ट अ सेकेंड, करंटली देखा जाए एज पर दिस मोमेंट, करंटली जो चल रहा है एज ऑफ नाउ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहले ऐसा हुआ करता था, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो रियलिटी है, जो करंट सिनारियो है वो मैं बता रहा हूं आपको, कि प्रीवियसली ऐसा हुआ करता था कि ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता था। क्यों? क्योंकि एक बार हमने कुछ खर्चा किया जो मोर देन 1 ईयर मुझे बेनिफिट दे रहा है, तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। सिंपल है, एसेट तो क्रिएट नहीं हो रही है, मैंने क्या किया? रिपेंटिंग करवाया, रिपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। रिपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग मतलब पेंटिंग करवा दिया, जो हर 3 साल पे मैं करवाता हूँ। तो एक खर्चा मुझे मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रहा है, तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा सकता है। लेकिन करंटली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसी कोई कैटेगरी रही ही नहीं, क्या कोई कैटेगरी रही ही नहीं है, इसी वजह से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, एज ऑफ नाउ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता था, पर करंटली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको मुझे ट्रू लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा? मुझे ट्रू लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी से करंटली ऐसा है कि आप जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे, भले ही वो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे, फिर भी वो रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बोला है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज कैपिटल प्रॉफिट। हाँ, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल में ही बता दिया, इसी वीडियो में बता दिया कि कैपिटल इश्यू करोगे उसके ऊपर जो भी प्रीमियम बताया तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, ट्रू। तो वो ट्रू लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब मोटर ट्रक कॉस्टिंग 15,000, कॉस्टिंग मतलब एक मोटर ट्रक था आपके पास, 15,000 रुपए का उसके ऊपर आपने खर्चा किया था परचेस करते टाइम के ऊपर। उन्होंने बोला स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 7250। स्टैंडिंग इन द बुक्स मतलब क्या? करंटली उसकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है 7250। डेप्रीशिएशन 15,000 का था, डेप्रीशिएशन माइनस करते 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 7250 की उसकी बुक वैल्यू दिख रही है। हमने उसको 1,200 रुपए में बेच दिया। तो नॉर्मली क्या होगा? 7250 का नॉर्मली कैलसी पे देखो, 15,000 से 7250 आ गया, मतलब बुक में 7250 दिख रहा है। 7250 दिख रहा है। मैंने बताया था कि बुक वैल्यू के साथ आपको सेल वैल्यू को कंसिडर करना है, कंपेयर करना है। तो बुक वैल्यू 7250 है नॉर्मली, बुक वैल्यू 7250, और आपका सोल्ड 1,200 में किया। तो 7250 में से 1,200 माइनस कर दो, तो 6,050 रुपए का लॉस हुआ आपको। 7250 की चीज आपने 1,200 में बेच दी, मतलब 6050 का तो लॉस है आपको। अब उन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। कैपिटल लॉस 4750 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,200। कंप्लीटली फॉल्स है, कंप्लीटली फॉल्स है। यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बता दिया कि कोई भी एसेट है उसकी बुक वैल्यू से आपको कम रुपए में बेच रहे हो तो कैपिटल लॉस है, अगर बुक वैल्यू से ज्यादा रुपए में बेच रहे हो तो जितने का डिफरेंस है वो कैपिटल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे तो उन्होंने लॉस ही बता दिया। ये तो 4750 क्या ही किया उन्होंने, 1,200 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों लिखा? पूरा का पूरा कैपिटल लॉस ही है 6050 का। ठीक है, 6050 का पूरा कैपिटल लॉस है, मैंने आपको बता दिया ये डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अ मोटर कार विच वॉज परचेज फॉर 20,000 एंड हैड इट्स बुक वैल्यू 12,000। हमें तो क्या करना है, सिर्फ बुक वैल्यू देखनी है भाई, परचेज कितने में किया उससे कोई मतलब नहीं है। करंटली हमारी बुक में कितना दिखा, 12,000 दिख रहा है, एंड सोल्ड फॉर 17,000। 12,000 की चीज 17,000 में बेची, 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ, 5,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। द कैपिटल प्रॉफिट विल बी 5,000। हाँ भाई, कैपिटल प्रॉफिट, एसेट को बेच के कोई भी फायदा हो रहा है तो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। 5,000 रुपए का कैपिटल प्रॉफिट है, हाँ भाई ट्रू लिख दो उसको, इतना सिंपल है। ओके। एसेट को बेच के कुछ भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस होगा, इट इज दैट सिंपल। डन, इतनी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ही लेते हैं। चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स कितनी है यहाँ से, हाँ 6 से लेके 20 तक हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, कोई कोई चीज देखो, कोई कोई चीज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऐसी चीज मिल जाएगी आपको, तो जो भी है मैं आपको बता दूंगा, वही आपको कंसिडर करना है। ठीक है, चलो। रेवेन्यू रिसीट आर शोन इन, ऑलरेडी हमने एमसीक्यू में देखा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आते, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आती है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा लैग ज्यादा कर रहा है आज, आई एम सॉरी फॉर दिस वीडियो। थोड़ा लैग कर रहा है, होप सो समझ तो आ ही रहा है आपको, समझ तो आ ही रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ आ ही रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड रेवेन्यू रिसीट जो होती है आर शोन इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। रेवेन्यू रिसीट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में शो की जाती है। एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, देखो ये जो है ना, अगेन एनपीओ वाला सम है। तो स्पेसिफिक पर्पस का कोई भी डोनेशन होता है ना, ये अभी जान लो, अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ आप जान लो कि स्पेसिफिक पर्पस का कोई डोनेशन आपको मिलता है तो वो कैपिटल रिसीट माना जाता है। नॉर्मल डोनेशन आपको जो मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिक पर्पस लिखा है, इसी वजह से इसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिसीट। ओके, अगर स्पेसिफिक पर्पस कोई बोलेगा तो उसको मैं मान लूंगा कैपिटल रिसीट। डन है। ओके, चलो इसके बाद मैं बता देता हूं आपको, कैपिटल रिसीट के बाद उन्होंने बोल दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स डैश बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइन्थ वाला देखते हैं। नाइन्थ वाला क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक एज मिड टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। देखो, मिड टर्म लोन, नॉर्मली ये मिड टर्म लोन ये क्या होता है, ये फिनांस में आता है। ठीक है, फिनांस में आता है। मिड टर्म लोन मतलब आपको मैं बता देता हूँ 2 to 5 years, 2 साल से लेकर 5 साल तक की जो मिड टर्म लोन होती है, नॉर्मली ऐसा फिनांस में माना जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली, पर यहाँ पे क्या होता है, फॉर वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, वो रेवेन्यू वाली चीज होती है, जो हमारी बुक कंसिडर कर रही है, जो लॉजिकली फिनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया है
कि अगर आपने अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक एज मिड टर्म लोन, तो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, वो रेवेन्यू वाली चीज होती है, डे टू डे बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल होता है। लेकिन मिड टर्म, ये मिड टर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मली मिड टर्म होता है 2 से लेके 5 साल तक। क्या? 2 से लेके 5 साल तक मिड टर्म का आपका ईयर होता है। नॉर्मली आपको ईयर बता देता हूँ, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 1 से 2 साल तक की लोन आप लेते हो ना, 0 से 2 इयर्स तक की आप लोन लेते हो, तो वो स्मॉल टर्म माना जाता है। 2 से 5 टर्म होता है, वो मिड टर्म माना जाता है। 5 साल के लेके 15 साल तक चला जाता है, वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। और 15 साल से ऊपर तो वेरी लॉन्ग टर्म माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 5 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो मिड टर्म के लिए अगर आप लोन लोगे तो 1 साल से तो ज्यादा के लिए लोन लिया ना, तो वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव, पैसे मिले मिड टर्म के लिए, तो अगर पैसे मिले हैं थोड़े ज्यादा टाइम के लिए, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, क्या ये रेगुलर रिसीट है? लोन आप हर साल लेते रहते हो, रेगुलरली लोन लेते रहते हो? नहीं लेते रहते। इसी वजह से ये क्या मानी जाएगी? कैपिटल रिसीट माना जाएगा। दिस इज अगेन अन इम्पॉर्टेंट चीज। ठीक है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इसी वजह से इसको कैपिटल रिसीट में मानूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि भाई मिड टर्म लोन है, मिड टर्म लोन, इसी वजह से इसको मैं मानूंगा कैपिटल रिसीट। इसका दूसरा रीजन भी दे देता हूँ कि पैसे मिले आपको, नो डाउट पैसे मिले हैं आपको। क्या वो रेगुलर इनकम है, हर साल मिल रही है, रेगुलरली ईयर इनकम होती रहती? नहीं नहीं, 2 साल के लिए मैंने लोन लिया है, 2 से 5 साल। ठीक है, 3,500 स्पेंट ऑन पेंटिंग अ न्यू फैक्ट्री। एक न्यू फैक्ट्री को पेंट करने के लिए कोई खर्चा किया आपने, पेंटिंग करवा रहे हो आप एक न्यू फैक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नई फैक्ट्री बना रहे हो, एक न्यू फैक्ट्री बनाया, उसको पेंट करने का खर्चा है। तो एक नई फैक्ट्री आपने बनाई, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर आपने पेंट किया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी वजह से इसको मैं मानूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, अभी भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये भले कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक ही चीज की वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, न्यू फैक्ट्री लिखा है इसी वजह से। अगर आपकी ओल्ड फैक्ट्री होती, उसको मैं पेंटिंग करवाता, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता। ओके, ध्यान से सुन लेना। ओल्ड फैक्ट्री होती, अगर आपकी ऑलरेडी फैक्ट्री है, उसको आपने पेंटिंग करवाया, तो सीधा सीधा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये न्यू फैक्ट्री है, उसको आपने यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए पेंटिंग करवाया, इसी वजह से उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में मानूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है एक्सटेंशन टू बिल्डिंग ऑक्यूपाइड ऑन लीज फॉर 5 इयर्स। आप एक्सटेंड करवा रहे हो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड ऑन लीज फॉर 5 इयर्स, तो ऐसा माना जाता है ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अगर आप एक्सटेंड करवाते हो ना लीज, लीज को क्या करवाते हो? एक्सटेंशन टू बिल्डिंग ऑक्यूपाइड ऑन लीज फॉर 5 इयर्स। तो आप 5 साल के लिए बिल्डिंग को एक्सटेंड करवा रहे हो, तो इट इज कंसिडर्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर नाउअडेज इट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर बुक में लिखा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी वजह से इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर अभी के लिए कर लेना। पर अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही डाल सकते हो आप। ठीक है, 12th, 20,000 received from an issue of further shares, द एक्सपेंसिस ऑफ इश्यू बीइंग 2,500। देखो शांति से सोचना है पहले। 20,000 रुपए आपको रिसीव हुए, शेयर इश्यू करके 20,000 मिले, तो वो तो कैपिटल रिसीट है। ये 20,000 क्या है? कैपिटल रिसीट। मैं ये 20,000 की बात कर रहा हूँ कि जो हमें 20,000 मिले वो कैपिटल रिसीट है। अब कैपिटल रिसीट करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, कैपिटल रिसीट आपने करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया इश्यू करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस। ठीक है, नॉर्मली इट यूज टू बी दैट कि ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता था। ठीक है, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता था, पर अभी ये कैपिटल लॉस में आ जाता है, इसको कैपिटल लॉस बोला जाता है। ये 2,500 रुपए को क्या माना जाता है? कैपिटल लॉस माना जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। ठीक है, तो अगर आपने कैपिटल रिसीव किया, तो ये 20,000 रुपए रिसीव किया, तो वो कैपिटल रिसीट है। एंड 2,500 रुपए जो आपका खर्चा है, जो कैपिटल इश्यू करने के लिए आपने खर्चा किया, तो वो कैपिटल लॉस में ही माना जाएगा। इट यूज टू बी कि ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, टैक्स पेड, हर साल रेगुलरली पे करते हो, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, हर साल टैक्स पे करते हो, इसी वजह से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्नड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। अब यहां पे उन्होंने बोला कि रेवेन्यू नेचर
अब ये एक्चुअली ये एक फिलिंग द ब्लैंक, आपको फिलिंग द ब्लैंक नहीं आने वाली, ठीक है, एमसीक्यू आने वाला। तो एमसीक्यू में आपको लिखा होगा। तो सिंपल है, रेवेन्यू कब माना जाता है? जब आप सेल होता है। नॉर्मली रेवेन्यू कब माना जाता है? इफेक्टेड, जब सेल हो गया। तो सेल इज इफेक्टेड, सेल इज इफेक्टेड, जब आपका सेल हो गया तब माना जाता है कि आपकी रेवेन्यू हो गई, ठीक है। कैपिटल रिसीट आर शोन, कैपिटल रिसीट मतलब पैसे मिले कैपिटल नेचर के, तो लायबिलिटी साइड पे शो होता है, ठीक है। कोई भी कैपिटल रिसीट सोच लो, आपको पैसे मिले, बहुत सारे पैसे मिले, लोन के पैसे मिले लॉन्ग टर्म, तो कहां पे चला जाएगा? वो सीधा लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो 15 का जो आंसर है वो लायबिलिटी आ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके उसके बाद आता है व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस आर, व्हाइट वॉश करवा रहे हो, नॉर्मली व्हाइट वॉश करवा रहे हो आपके बिल्डिंग में, नॉर्मल खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। मैंने बोला था अगर आपको न्यू बिल्डिंग बोले तो ही आपको कैपिटल में डालना है, बाकी व्हाइट वॉश हो, पेंटिंग हो, ये सारे खर्चे रिपेयर मेंटेनेंस में चले जाते हैं, सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दो इसको। तो रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। फिर उसके बाद 17th वाला करते हैं, 2500 स्पेंट ऑन ओवरहॉल ऑफ मशीन परचेज सेकेंड हैंड इज, सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया आपने, आपने सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया, मैंने बताया है सेकेंड हैंड मशीन मशीन परचेज किया और उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करते हो वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया, उसके ओवरहॉल के ऊपर मतलब उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए आपने और 2500 रुपए का खर्चा किया। अगेन दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर उसके बाद 1200 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑन मशीनरी, आप रिपेयर कर रहे हो, आ गया रिपेयर, मशीनरी रिपेयर, अगेन सिंपल एज दैट, कहां पे चला जाएगा? रेवेन्यू। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये, डन। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डन। फिर उसके बाद बोला है इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, नॉर्मली इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा कहाँ पे चला जाता है? एक्चुअली देखा जाए ना तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला आपने, उसके ऊपर आपने इनॉग्रेशन किया, तो वो क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नॉर्मली इनॉग्रेशन करते हो तो थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। पर अब करंटली क्या होता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर होता है, इसी वजह से ये कहाँ पे चला जाएगा? सीधा सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। इनॉग्रेशन करते हो, नो डाउट खर्चा हुआ, हाँ। इनॉग्रेशन किया, ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हाँ। थोड़ा ध्यान से बता रहा हूँ वो सुन लेना, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका, एक सिर्फ नया यूनिट ओपनिंग करने के लिए आपने इनॉग्रेशन किया, ठीक है। तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देगा एक बार अच्छा खर्चा कर लोगे तो, पर अभी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कोई खर्चा रहा नहीं है, इसी वजह से सीधा वो रेवेन्यू में चला जाएगा, ठीक है। अब का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्सिडी ऑफ 40,000, सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एज पर वर्किंग कैपिटल। देखो भाई, गवर्नमेंट के पास से, क्या गवर्नमेंट के पास से आपको सब्सिडी मिली, अब गवर्नमेंट के पास से आपको सब्सिडी मिली तो सीधा सीधा वो 40,000 रुपए की जो सब्सिडी है, क्या वो इनकम है? नहीं। गवर्नमेंट के पास से कोई भी आप सब्सिडी लेते हो ना, तो वो उसका पर्पस देखा जाता है। तो यहाँ पे नो डाउट आपको वर्किंग कैपिटल के लिए उन्होंने दिया है, पर इट इज कंसिडर कि ये जब जितना ये कैपिटल रिसीट माना जाता है। नॉर्मली सब्सिडी जो भी होती है ना, नॉर्मली जो सब्सिडी होती है ना, वो सारी गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे मानी जाती है? कैपिटल रिसीट मानी जाती है, कुछ नहीं बोला जाता है तो, ठीक है, एज पर वर्किंग कैपिटल। तो इसको सीधा कैपिटल रिसीट में मैं लिख देता हूँ करंटली, पर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ क्या है, लॉजिकली कैसे सोचा जाता है इसको। तो इसको कैसा होता है कि जनरली आप सब्सिडी लेते हो ना, तो दो तरीके के एक्सपेंडिचर के लिए लेते हो। एक होता है कि आप एसेट परचेज करने के लिए लो, और दूसरा होता है कि आप खर्चा करने के लिए, नॉर्मल खर्चा करने के लिए लो, ठीक है। तो अब वर्किंग कैपिटल के लिए उन्होंने सब्सिडी दे दी, ठीक है। तो एज पर नाउ कुछ बोला नहीं है, ठीक है, कुछ बोला नहीं है कि कितने टर्म के लिए आपने ये सब्सिडी दिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है। इसी वजह से ये हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो सब्सिडी है मोर देन 1 ईयर बेनिफिट आपको देगा, इसी वजह से ये कैपिटल रिसीट माना जाएगा, क्योंकि रेगुलरली आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। अगर यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई किया होता कि रेगुलर नेचर की ये सब्सिडी है, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकेशन कुछ होता कि रेगुलर नेचर की ये सब्सिडी है,
जो हर महीने मिलती है या हर 3 महीने मिलती है, तो फिर इन दैट सिनारियो उसको मैं रेवेन्यू रिसिट मान लेता हूँ। ठीक है, ये आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आगे पढ़ाई जैसे जैसे होती जाएगी, आपको ये सारी चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो इतने तक आपका जो एमसीक्यूज एंड एफएक्यूज जितना भी था कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का, वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी। एक एक्स्ट्रा मटेरियल मेरी एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब एचएस एडिफिकेशन की एप्लीकेशन के ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ ही दिनों में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा। आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा एमसीक्यू, एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स, वो सारी चीजें अगर आपको आ, चाहिए होगी, तो वो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे आप डाउनलोड करके उसके वहां पे भी आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप सो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप सो। ठीक है, इफ अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक्स अ लॉट।